हेलो दोस्तों। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग। हर एग्जाम के लिए बेहतरीन क्लास होने वाली है दोस्तों। क्लास में एंड तक बने रहना है। और दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं पहले सवाल पर। तो आज का हमारा पहला सवाल, दी गई दर्पण आकृति में निम्न में से कौन सा प्रतिबिंब बनाया जा सकता है। दोस्तों दी गई दर्पण आकृति में निम्न में से कौन सा प्रतिबिंब बनाया जा सकता है। तो दोस्तों हमें एक आकृति दी गई है, ये हमें एक आकृति दी गई है दोस्तों, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि दर्पण द्वारा अगर इसको उल्टा किया जाए तो निम्न में से कौन सा प्रतिबिंब बनाया जा सकता है। दोस्तों दर्पण किधर दिया हुआ है, ये दिया हुआ, ठीक है दोस्तों। तो अगर इसको उल्टा करेंगे तो ये चारों में से कौन सा प्रतिबिंब बनाया जा सकता है, ये बोल रहा है। अब दोस्तों अगर दर्पण किधर दिया है, इधर की तरफ, ठीक है। तो ये किधर उल्टा होगा, इधर की तरफ उल्टा होगा, ठीक है दोस्तों। तो इसे उल्टा करेंगे तो दोस्तों सात सात कैसे हो जाएगा, अगर सात को उल्टा करेंगे तो इस तरीके से होगा, ठीक है। सात को इधर की तरफ उल्टा करेंगे तो इस तरीके से होगा। और डी डी को उल्टा करेंगे तो कैसा दिखाई देगा, डी इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। और एस को उल्टा करेंगे जब कैसा दिखाई देगा, इस तरीके से, ठीक है। एस को उल्टा करने पर ऐसे दिखाई देगा। और दोस्तों सी सी को उल्टा करेंगे तो कैसा दिखाई देगा, इस प्रकार। और टी को, टी अपनी जगह वैसा है जैसा ही रहेगा दोस्तों, टी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि टी को दर्पण में देखने पर वैसा की वैसा दिखाई देगा। तो टी वैसे की वैसे ही रखा जाएगा। और बचा क्या दोस्तों, बी। और बी को उल्टा करेंगे तो कैसा दिखाई देगा दोस्तों, इस प्रकार। तो ये हमारी क्या दर्पण आकृति बनकर तैयार हो गई दोस्तों। तो निम्न में से किस ऑप्शन में बनी हुई है ऐसी दर्पण आकृति, ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी में बनी हुई है। तो दोस्तों समझ आया, दर्पण किधर दिया हुआ था हमें, इस टाइप इधर, और उल्टा किधर होगा ये, इधर, ठीक है दोस्तों। समझ आया होगा आपके। अब इस सवाल को एग्जाम में कैसे करना है, हमें इतना टाइम हमें नहीं लेना है, ठीक है दोस्तों। तो हमें सबसे पहले क्या देखना है, हमें एग्जाम में दर्पण आकृति हमें दी हुई है, ठीक है। अब अगर क्या दे रखा है, पहले सात सात दे रखा है। अब सात को उल्टा करेंगे तो दोस्तों ये सात इधर आएगा। अब सबसे पहले ये देखो, इसमें सबसे एंड में क्या आ रहा है, बी। तो दोस्तों ये नहीं होगी, ठीक है। और इसमें क्या आ रहा है, बी, तो ये भी नहीं होगी। और इसमें सात को वैसे की वैसे रखा हुआ है बी ऑप्शन में, इसको उल्टा नहीं किया गया है, तो ये भी नहीं आएगा। तो हमारा राइट आंसर सी ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन से ही लगाना है दोस्तों, देखते ही ऑप्शन से मारना है अपन को, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। दिशा मंगलवार को किसी मेले में जाती है। दोस्तों दिशा मंगलवार को किसी मेले में जाती है। अगर फिर से मेला 143 दिन बाद लगेगा, अगर मेला 143 दिन बाद लगेगा तो दिशा किस वार को मेले में जाएगी। दोस्तों ये बोल रहा है दिशा मंगलवार है आज, आज के दिन किसी मेले में जाती है। लेकिन क्या बोला है, अगर मेला फिर से, अगर फिर से मेला 143 दिन बाद लगता है तो दिशा अगली बार किस वार को जाएगी, ठीक है दोस्तों। दिशा अगली बार किस वार को जाएगी, ये पूछ रहा है हमसे। तो दोस्तों किस वार को जाएगी दिशा, शनिवार को, गुरुवार को, शुक्रवार को या फिर सोमवार को। तो दोस्तों किस वार को जाएगी। तो दोस्तों कितने दिन दिए हुए हैं हमें, 143 दिन बाद, ठीक है। 143 दिन बाद, ठीक है। और हमें पता है कि हर दिन कितने दिन बाद रिपीट होता है, 7 दिन बाद, ठीक है। अगर आज शनिवार है तो 7 दिन बाद क्या होगा, दोबारा शनिवार। अगर आज मंगलवार है तो 7 दिन बाद फिर मंगलवार आएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर चाहे 143 दिन दिए हो चाहे 243 दिन हो, दिन से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे एग्जाम में कितने भी दिन आ जाए, हमें सिर्फ किससे भाग देना है, 7 से,
किससे भाग देना है दोस्तों? 7 से भाग। क्यों? क्योंकि हर दिन 7 दिन बाद रिपीट होता है। तो 143 में 7 से भाग देंगे तो दोस्तों 7 दूनी 14, 140, बचा कितना अपने पास? 3। ठीक है। अब जो हमारे पास 3 शेष फल बचा है, क्या बचा है? शेष फल। शेष फल कितना बचा है हमारे पास? 3। ठीक है दोस्तों, शेष फल कितना बचा है हमारे पास? 3। अब जो 3 शेष फल बचा है उसको आज के दिन में ऐड कर दो। आज का दिन क्या दिया गया है? मंगलवार। ठीक है दोस्तों, क्या वार है आज? मंगलवार। अब मंगलवार में हम 3 दिन ऐड करेंगे तो क्या आएगा? पहला ऐड कियाएंगे तो बुधवार, ठीक है। दूसरा ऐड करेंगे तो गुरुवार, और तीसरा ऐड करेंगे तो दोस्तों शुक्रवार। ठीक है। तो 143 दिन बाद क्या बार रहने वाला है दोस्तों? शुक्रवार। क्योंकि हमें जितनी भी हमें संख्या दी गई हो उसको 7 से भाग कर देना है। जो हमारा शेष फल बचेगा वो हमारे दिए हुए दिनों में जुड़ जाएगा। ठीक है। तो मंगलवार में हम 3 दिन जोड़ेंगे तो शुक्रवार आएगा। तो हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो 143 दिन बाद कौन सा वार रहने वाला है? शुक्रवार। तो वो अगली बार किस वार को जाएगी? शुक्रवार को। ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। एक घड़ी 9:40 का समय दिखा रही है। दोस्तों एक घड़ी है जो 9:40 का समय दिखा रही है। इसका जल प्रतिबिंब क्या बनेगा? क्या पूछ रहा है दोस्तों? जल प्रतिबिंब। मतलब 9:40 का एक घड़ी समय दिखा रही है, अगर इसको जल में देखने पर ये कैसा प्रतिबिंब बनाएगी? तो दोस्तों 9:40 को हम किससे वो करेंगे? तो देखो दोस्तों, 9:40 कितना दिया हुआ हमें? 9:40 दिया हुआ है। कितना टाइम दिया है दोस्तों? 9:40 का। ठीक है। अब जल प्रतिबिंब में हम दो तरीके से करते हैं सवाल को। अगर मिनट 30 से कम दी हो, ठीक है, अगर मिनट 30 से कम दी हो तो हम किस में के घटाते हैं? 18:30। ठीक है दोस्तों, अगर मिनट हमारी 30 से कम दी हो सवाल के अंदर तो 18:30 में के घटाते हैं। और अगर 30 से अधिक दी हो हमें मिनट, जैसे अब ये 9:40 दे रखा है, क्या दे रखा है? 9:40। तो 30 से ज्यादा है या कम है? ज्यादा है ना। तो अगर मिनट 30 से ज्यादा दी हो तो हम किस में के घटाते हैं? 17:90 में के। किस में के घटाते हैं दोस्तों? 17:90। ठीक है। अब आप बताओ 17:90 में के घटेगा ये फिर या फिर 18:30 में के घटेगा? तो दोस्तों किस में के घटेगा ये? 17:90 में के। 17:90 में के क्यों घटेगा? क्योंकि हमें मिनट 30 से अधिक दी हुई है। ठीक है दोस्तों, कितनी दी हुई है? 30 से अधिक दी हुई है हमें मिनट। तो दोस्तों 17:90 में के 9:40 को घटाओ। 17:90 में के 9:40 को। ठीक है दोस्तों, 17:90 में के 9:40 घटाया जाएगा जब कितना आएगा? 90 में के 40 गए तो 50, और 17 में के 9 घटाए तो 8। ठीक है। तो 9:40 पर इसका जल प्रतिबिंब क्या बनेगा? 8:50। ठीक है दोस्तों, क्या बनेगा? 8:50। सी ऑप्शन। सी ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर मिनट 30 से ऊपर दी हो सवाल के अंदर तो किस में के घटेगा? 17:90 में के। ठीक है दोस्तों, किस में के घटेगा? 17:90। और अगर 30 से कम दी हो मिनट तो किस में के घटेगा फिर? 18:30 में के। ठीक है दोस्तों, समझ आया? तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। तो दोस्तों चौथा सवाल हमारा, 10 जनवरी 2023 को शनिवार था। दोस्तों 10 जनवरी 2023 को क्या था? शनिवार था।
तो 10 जनवरी 2025 को कौन सा वार होगा? क्या पूछ रहा है? 10 जनवरी 2025 को कौन सा वार होगा दोस्तों? अगर 10 जनवरी 2023 को शनिवार था तो 10 जनवरी 2025 को कौन सा वार होगा, ये पूछ रहा है हमसे। तो दोस्तों सबसे पहले ये देखो, 10 जनवरी 2023 को क्या है? शनिवार। ठीक है, तो 10 जनवरी, एक मिनट दोस्तों, क्या है? 10 जनवरी, 10 जनवरी 2023। क्या वार था 10 जनवरी 2023 को? शनिवार। ठीक है दोस्तों, क्या वार था? शनिवार। और पूछ क्या रहा है? 10 जनवरी 2025 को कौन सा वार रहने वाला है? 10 जनवरी, एक मिनट, दो हजार पच्चीस। ठीक है दोस्तों, अब 10 जनवरी 2025 को कौन सा वार रहने वाला है, ये पूछ रहा है दोस्तों। तो सबसे पहले ये बताओ, 2023 और 2025 के बीच में कौन सी सन आएगी? 2024। ठीक है दोस्तों, कौन सी सन आएगी? 2024। तो 10 जनवरी 2024। ठीक है, 10 जनवरी 2024। अगर दोस्तों साल 2023 दी हो, चाहे 2025 दी हो, 26 दी हो, कब तक का भी पूछ ले, कब तक का भी पूछ ले, 10 साल का, 15 साल का, 20 साल का, ठीक है, हमें क्या करना है? सबसे पहले ये देखो, 23 से 24 कितने साल हो गए? एक साल। 23 से 24 किया जाओ, एक साल। ठीक है, और 24 से 25 किया जाओ, 2 साल हो गई। ठीक है दोस्तों, 23 से 24 एक साल, और 24 से 25 2 साल। तो दोस्तों 23 से 24 जाएगा जब कितना जुड़ेगा? एक। कितना प्लस होगा? एक। ठीक है, और 24 से 25 जाएगा जब दोस्तों, दो, वो सॉरी, एक। अब ये देखो दोस्तों कि इसमें के लीप बरस कौन सी है? 2024। 2024 क्या है? लीप बरस। ठीक है, अगर ये बोलता कि 2023 को शनिवार है तो 10 जनवरी 2024 को क्या वार रहने वाला है, तब लीप बरस नहीं जुड़ता। क्यों नहीं जुड़ता? क्योंकि किसका पूछा है सबसे पहले? जनवरी का। अगर ये फरवरी के बाद का पूछता तो लीप बरस इसमें लगता, लेकिन फरवरी से पहले ही पूछ रहा है कि 10 जनवरी 2024 को क्या वार है, तो इसमें फिर लीप बरस नहीं लगता। लेकिन पूछ क्या रहा है? 2025 तक। ठीक है, तो 2023 से और 25 तक जाएंगे हम। जब बीच में लीप बरस आएगा, हाँ आएगा। ठीक है, तो कितना प्लस होगा? 2। ठीक है दोस्तों, कितना प्लस करना पड़ेगा फिर? 2। क्यों? क्योंकि इसमें लीप बरस आ रहा है। ठीक है, तो कितना प्लस हो जाएगा? 2। ठीक है, तो हमारे पास कितने दिन आए? एक ये और 2 ये 3। ठीक है, अब शनिवार में कितने ऐड करने हमें? 3 दिन। अब शनिवार में 3 दिन ऐड करेंगे तो क्या आएगा? पहले में रविवार, ठीक है दोस्तों, दूसरे में सोमवार, ठीक है, और तीसरे में मंगलवार। ठीक है, तो 10 जनवरी 2025 को कौन सा वार रहने वाला है? मंगलवार। ठीक है दोस्तों, ए ऑप्शन राइट आंसर। तो दोस्तों 2023 से चाहे 2030, 31, 32 कितना भी पूछ ले,
हमें बस लीप वर्ष का ध्यान रखना है। अगर लीप वर्ष आए बीच में तो हमें 2 प्लस करना है, और अगर लीप वर्ष नहीं आए तो हमें 1 प्लस करना है। ठीक है दोस्तों, समझ आया ना दोस्तों? तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेहा एक सीधी पंक्ति में बाएं से 8वें स्थान पर खड़ी है तथा दाएं से 11वें स्थान पर खड़ी है, तो पंक्ति में कुल कितने लोग खड़े हुए हैं? दोस्तों क्या बोल रहा है, पंक्ति में कुल कितने लोग खड़े हुए हैं? नेहा एक सीधी पंक्ति में बाएं से 8वें स्थान पर खड़ी है और दाएं से कितना खड़ी है दोस्तों? 11वें स्थान पर। तो पूछ रहा है उस पंक्ति में कितने लोग खड़े हुए हैं। ठीक है, तो इसको करने के लिए दोस्तों सबसे पहले क्या दिया हुआ है? बायां। ठीक है, और दायां, किसी व्यक्ति का दोनों तरफ का स्थान दिया गया हो तो दोनों को जोड़कर एक माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो बायां कितना दिया गया है? लेफ्ट से 8, लेफ्ट प्लस राइट -1। क्या करेंगे दोस्तों? लेफ्ट प्लस राइट -1। अगर किसी व्यक्ति का स्थान अगर दोनों तरफ से दिया गया हो तो दोनों को जोड़कर एक माइनस कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बाएं से कितना है? 8वां प्लस दाएं से कितना है? 11वां और माइनस का 1। ठीक है, तो 8 और 11 19, और 19 माइनस 1 करेंगे जब क्या आएगा दोस्तों? 18। तो टोटल उस पंक्ति में कितने लोग खड़े हुए हैं दोस्तों? 18 लोग। ठीक है, कितने लोग खड़े हुए हैं? 18। अगर किसी व्यक्ति का स्थान दाएं से और बाएं से हमें पता है और हमसे कुल टोटल पूछ रहा है तो दोनों को जोड़कर एक घटा देना है। ठीक है दोस्तों, एक क्यों घटा देना है हमें? क्योंकि नेहा का स्थान बाएं से कितना है? 8वां और दाएं से कितना है? 11वां। नेहा उस पंक्ति में दोनों तरफ से गिनी जा रही है, बाएं से और दाएं से। अगर बाएं से भी गिनी जा रही है तो 8वां है और दाएं से गिनी जा रही है तो 11वां है, तो दोनों तरफ से गिनी जा रही है ना, तो हमें क्या करना है? एक माइनस। ठीक है दोस्तों, तो चलते नेक्स्ट सवाल पर। नेहा एक सीधी पंक्ति में बाएं से 11वें स्थान पर खड़ी है। बाएं से कौन से स्थान पर खड़ी है दोस्तों? नेहा 11वें स्थान पर। और रीता उसी पंक्ति में दाएं से 16वें स्थान पर खड़ी हुई है तथा बाएं से 21वें स्थान पर खड़ी हुई है। ठीक है, तो नेहा दाएं से कौन से स्थान पर खड़ी है ये पूछ रहा है दोस्तों। नेहा दाएं से कौन से स्थान पर खड़ी हुई है? तो सबसे पहले नेहा बाएं से कितने स्थान पर खड़ी है? 11वें स्थान पर। और पूछ क्या रहा है हमसे? नेहा का दायां, कि वे दाएं से कौन से स्थान पर खड़ी है। तो दोस्तों हमने अभी सवाल में आपको बताया था, किसी व्यक्ति का स्थान अगर दोनों तरफ का दिया हो तो सबसे पहले उसमें के दोनों को जोड़कर एक माइनस कर देते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमें क्या निकालना है? टोटल। ठीक है, अब टोटल निकालने के लिए हमें किसी व्यक्ति का स्थान दोनों तरफ से पता होना चाहिए। अब दोनों तरफ से किसका स्थान दिया गया है यहाँ पर? रीता का। रीता का दाएं से 16वां स्थान और बाएं से कौन सा है? 21वां स्थान। अब दोनों को जोड़कर हम एक घटा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो टोटल के लिए क्या करेंगे? लेफ्ट राइट माइनस प्लस लेफ्ट -1। ठीक है, जब क्या आएगा हमारे पास? टोटल। तो राइट से रीता का स्थान कौन सा है? 11वां 16वां प्लस लेफ्ट से कितना है? 21वां और माइनस कितना करना है? 1, क्योंकि रीता बाएं से भी गिनी जा रही है और दाएं से भी गिनी जा रही है। ठीक है, तो टोटल कितना आएगा हमारे पास? 16 और 21 कितने होते हैं? तो 37 होते हैं दोस्तों। कितने होते हैं? 37। ठीक है, और माइनस का 1 करेंगे जब कितना आएगा? 36। ठीक है, कितना आया? 36। तो टोटल हमारे पास कितना आ गया? 36। ठीक है, उस पंक्ति में कितने लोग खड़े हुए हैं? 36 लोग। लेकिन अब हमसे पूछा क्या है कि नेहा दाएं से कौन से स्थान पर खड़ी है। अब बाएं से कौन से स्थान पर खड़ी है नेहा? 11वें स्थान पर। ठीक है, और पूछ क्या रहा है? दाएं से कौन से स्थान पर खड़ी है। तो दोस्तों हमें अगर टोटल पता हो और किसी व्यक्ति का एक तरफ का स्थान दिया हो और एक तरफ का पूछ रहा हो
तो टोटल में के जिस व्यक्ति का पूछ रहा है उस व्यक्ति का स्थान उसमें के घटा दिया जाता है। ठीक है, उसी व्यक्ति का स्थान, जिस व्यक्ति का स्थान दिया हो उसी व्यक्ति का स्थान उसमें के घटा दो तो वो निकल कर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो टोटल कितना है हमारे पास 36। टोटल कितना है 36। ठीक है, और प्लस 1। टोटल में 1 जोड़कर जिस व्यक्ति का पूछ रहा है, ठीक है, अगर बायां पूछ रहा है तो दायां घटा दो, अगर दायां पूछ रहा है तो बायां घटा दो। ठीक है, उसी व्यक्ति का। ठीक है दोस्तों, अगर उसी व्यक्ति का दायां पूछा है तो हमें बायां घटा देना है, और बायां पूछा है तो दायां घटा देना है, टोटल में 1 जोड़कर। ठीक है, अब टोटल में प्लस 1 करेंगे तो कितना आएगा 37। ठीक है दोस्तों, कितना आया 37। अब 37 में हमें कितना घटाना है, कितना घटाना है दोस्तों 11। ठीक है, कितना घटाना है 11 प्लस सॉरी माइनस, कितना घटाना है 11। ठीक है, 11 क्यों घटाना है, क्योंकि नेहा का बाएं से कौन सा स्थान है 11वां, और पूछ किधर से रहा है दाएं से। ठीक है, तो 37 में के 11 घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों, ये आएगा 26। कितना आएगा दोस्तों 26। ठीक है, 37 में के 11 घटाएंगे तो 26 आएगा। अब नेहा का दाएं से कौन से स्थान पर खड़ी हुई है, नेहा 26वें स्थान पर। दाएं से कौन से स्थान पर खड़ी हुई है 26वें स्थान पर। ठीक है, सी ऑप्शन राइट आंसर। समझ आया दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति का स्थान एक तरफ का दिया है और एक तरफ का पूछ रहा है, तो अगर बायां दिया है तो दोस्तों दायां घटा दो, अगर दायां दिया है तो बायां घटा दो, लेकिन टोटल निकालकर टोटल में 1 प्लस कर उसी स्थान को घटा दो जिसका पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो चलते नेक्स्ट सवाल पर। 41 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में साहिल दाएं से 24वें स्थान पर बैठा है। ठीक है, तो बाएं से साहिल कौन से स्थान पर बैठा है दोस्तों, 41 विद्यार्थियों की पंक्ति में साहिल दाएं से 24वें स्थान पर बैठा है, तो बाएं से साहिल कौन से स्थान पर बैठा है ये पूछ रहा है हमसे, बाएं से कौन से स्थान पर बैठा है। ठीक है दोस्तों, तो अभी क्या बताया था, हमें टोटल निकालना है, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी टोटल पहले से दिया हुआ है। टोटल कितना है 41 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में, तो मैंने क्या बताया था, टोटल में 1 जोड़कर जिसका पूछ रहा है, अगर बायां पूछ रहा है तो दायां घटाओ, और दायां पूछ रहा है तो बायां घटा दो, लेकिन अब पूछ क्या रहा है साहिल का बायां, और अब हमें घटाना क्या है दायां, तो टोटल में 1 जोड़कर। ठीक है, टोटल कितना है हमारे पास 41 प्लस 1, माइनस क्या करना है हमें, माइनस करना है राइट। ठीक है, लेफ्ट हमसे पूछ रहा है, तो 41 में एक जोड़ो 42। ठीक है दोस्तों, और माइनस कितना करना है 24। ठीक है, अब 24 में के 14 घटाओ तो कितना आएगा, एक मिनट दोस्तों, ये 14 नहीं 42 है। ठीक है दोस्तों, कितना 42, गलती से मिस्टेक हो गई थी दोस्तों, तो 42 में के 24 घटाना है हमें। ठीक है, तो 42 में के 24 घटाएंगे तो कितना आएगा 18। कितना आएगा दोस्तों 18। ठीक है, तो साहिल बाएं से कौन से स्थान पर है 18वें स्थान पर। ठीक है, कौन से स्थान पर है 18वें स्थान पर। ठीक है दोस्तों, अगर हमें टोटल पता हो, अगर किसी व्यक्ति का स्थान एक तरफ का दिया है और एक तरफ का पूछ रहा है, तो टोटल में 1 जोड़कर जो स्थान पूछ रहा है, ठीक है, जो स्थान पूछ रहा है, अगर बायां पूछ रहा है तो हमें दायां घटाना है, और अगर दायां पूछ रहा है तो हमें बायां घटाना है। ठीक है, उसी इंसान का। तो साहिल बाएं से कौन से स्थान पर बैठा है 18वें स्थान पर। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। तो दोस्तों किसी कूट भाषा में
ए वाई ए को 28 लिखा जाता है और एन ई एफ को 26 लिखा जाता है, तो ओ टी पी को क्या लिखा जाएगा दोस्तों? दोस्तों यूपी पुलिस 2024 सेकंड शिफ्ट में आया हुआ सवाल है। ठीक है दोस्तों, 2024 में आया हुआ सवाल है दोस्तों कि ए वाई ए को 28 लिखा जाता है और एन ई एफ को 26, तो ओ टी पी को क्या लिखा जाएगा? तो दोस्तों ए वाई ए को कैसे लिख रहा है 28? ए वाई ए, ए वाई ए, ए वाई ए को 28 कैसे लिख रहा है? तो ए कितने पर आता है? 1 पर। वाई कितने पर आता है? 25 पर। ठीक है, और ए कितने पर आता है? 1 पर। ठीक है दोस्तों, सॉरी कितने पर आता है? 1 पर आता है। तो हम सबको जोड़ेंगे इनको, 25 और 1 26 और 1 27। ठीक है, कितना आया? 27। अब 27 में अगर 1 प्लस किया हो तो कितना आएगा? बराबर 28। कितना लिखेगा? 28। ठीक है, ऐसे ही से देख लेते हैं एनईएफ को। एन ई एफ। ठीक है दोस्तों, तो एन कितने पर आता है? 14 पर। और ई कितने पर आता है? 5 पर। और एफ कितने पे आता है? 6 पर। ठीक है, 14 और 5 19, और 19 और 6 25। कितना आया? 25। 25 में अगर 1 प्लस करें तो कितना आएगा दोस्तों? 26 आएगा। और हमें क्या दिया गया है? 26 दिया गया है। तो पूछ रहा है ओटीपी को इस प्रकार कैसे लिखा जाएगा? तो ओटीपी, ओ टी पी। ठीक है दोस्तों, ओटीपी को किस प्रकार लिखा जाएगा? अब ओ कितने पर आता है? 15 पर। कितने पर आता है? 15 पर। और टी कितने पे आता है? 20 पर। और पी कितने पर आता है? 16 पर। ठीक है, अब इनको सबको एक साथ जोड़ लो। 20 और 15 35, 35 और 16 कितने होते हैं? 35 और 16 दोस्तों 51। और 51 में प्लस 1 करेंगे तो क्या आएगा? 52। ठीक है, तो बी ऑप्शन 52, बी ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो ओटीपी को कितना लिखा जाएगा? 52, क्योंकि सबको जोड़कर क्या कर रहा है? 1 प्लस कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। दोस्तों दी गई श्रृंखला में अगली संख्या क्या आएगी? ठीक है दोस्तों, दी गई श्रृंखला में अगली संख्या क्या आएगी? हमें एक श्रृंखला दी हुई है, ये बोल रहा है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो दोस्तों 3 से 27 हुआ, 4 से 64 हुआ, तो 5 से क्या होने वाला है? ये पूछ रहा है हमसे। ठीक है, कौन सी संख्या आएगी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर? तो दोस्तों 3 से 27 को कैसे बनाया गया है? 3 से 27, 3 से 27 कैसे हुआ दोस्तों? अगर हम 3 की गुणा 8 से करें, किससे दोस्तों? 3 की गुणा 8 से करें तो 8 तिया, नहीं दोस्तों 9, किससे करनी पड़ेगी? 9 से। ठीक है, अगर हम 9 से करें तो कितना आएगा? 9 तिया 27। ठीक है, लेकिन हम 4 की गुणा अगर 9 से करें तो कितना आएगा? 9 चौक 36 आएगा दोस्तों, लेकिन यहां पर कितना दिया हुआ है? 64। अगर हम 4 की गुणा 9 से करें तो कितना आएगा? 36। ठीक है, कितना आएगा? 36, लेकिन यहाँ पर कितना दिया हुआ है? 64 दिया हुआ है दोस्तों। तो ये इस प्रकार ये सवाल नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, और कोई लॉजिक लगाते हैं, इसको मिटा देते हैं एक बार दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार तो नहीं हुआ सवाल। अब हम इस स्क्वायर से कर लेते हैं दोस्तों। किससे कर लेते हैं? स्क्वायर से। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9।
ठीक है। अब 9 अगर स्क्वायर है इसका, तो 27 लाने के लिए हमें कितना से गुणा करनी पड़ेगी? 3 से। ठीक है दोस्तों, जब क्या आएगा? 27, 9 तिया 27। ठीक है, 3 का स्क्वायर कितना? 9, और हमने 9 की गुणा किससे करी है? 3 से, तो कितना आया है? 27। अब 4 का स्क्वायर दोस्तों, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। अब 16 की गुणा किससे करनी पड़ेगी हमें? अगर 3 से करेंगे तो कितना आएगा? कितना आएगा? 48। ठीक है, अगर हम 16 की गुणा 3 से करेंगे तो कितना आएगा? 48। लेकिन हमें 64 लाने के लिए कितने से गुणा करनी पड़ेगी? 4 से। ठीक है, तो हम 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 64। अब 4 से गुणा क्यों किया हमने? क्योंकि आगे संख्या कितनी दे रखी है हमें? 4। ठीक है, और आगे 27 में कितनी संख्या है? 3। ठीक है, तो जितनी संख्या दी हुई है दोस्तों, उसी से ही गुणा करा रहा है। तो ऐसे ही 5 का स्क्वायर कितना होता है? 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। अब 25 की गुणा हम 5 से करेंगे तो कितना आएगा? 25 पंजे 125। तो कितना आया? 125 आया हमारे पास। ठीक है, स्क्वायर करके उसी संख्या से गुणा कर रहा है। तो राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन। कितना आया दोस्तों? 125। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आया? 125। नेक्स्ट सवाल। तो दोस्तों हमारा 10वां सवाल। दोस्तों ऐसे सवाल एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए आज हमने 2 सवाल ले लिए ऐसे। ठीक है दोस्तों, और एक सवाल हमारा कथन एवं पूर्ण धारणा है, और एक सवाल कथन एवं निष्कर्ष का है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप एक पुलिसकर्मी के रूप में गश्त पर तैनात है। दोस्तों आप एक पुलिसकर्मी के रूप में गश्त पर तैनात है। आप देखते हैं कि 2 लोग वहां पर किसी महिला को जबरन पकड़कर ले जा रहे हैं। दोस्तों जबरन पकड़ ले जा रहे हैं, इस स्थिति में आप क्या करोगे? तो दोस्तों आप एक पुलिसकर्मी के रूप में गश्त पर तैनात है। गश्त का मतलब है रात। ठीक है, गश्त का क्या मतलब है दोस्तों? नाइट की ड्यूटी। ठीक है, तो आप एक पुलिसकर्मी के रूप में गश्त पर तैनात है। आप देखते हैं कि वहां पर 2 लोग किसी महिला को जबरन मतलब जबरदस्ती पकड़ कर लेकर जा रहे हैं। इस स्थिति में आप क्या करोगे? ठीक है दोस्तों, इस स्थिति में आप क्या करोगे? आपके सामने एक महिला को 2 लोग पकड़कर लेकर जा रहे हैं जबरदस्ती। तो ये 4 ऑप्शन में के कौन सा राइट आंसर है? ऐसे सवालों में दोस्तों आपको क्या बन के रहना है? ईमानदार। क्या बन के रहना है? ईमानदार। ठीक है, ऐसे सवालों में आपको ईमानदार बन के रहना है। ठीक है, मतलब दूसरे के हित के लिए सोचना है हमें, अपने खुद के हित के लिए नहीं सोचना है इस सवाल के अंदर। ठीक है, तो हमारा बी ए ऑप्शन क्या कह रहा है? उस महिला को छुड़ाएंगे और उनको कुछ बातें सुनाकर छोड़ देंगे। क्या बोल रहा है दोस्तों ये ऑप्शन? उस महिला को उनसे छुड़ाएंगे और उनको कुछ बातें सुनाकर छोड़ देंगे, मतलब उनको लड़ लड़ूर के छोड़ देंगे उसी टाइम। तो दोस्तों क्या ऐसा करेंगे आप कि उस महिला को उनसे छुड़ाकर और उनसे बोलेंगे कि भाई ऐसे मत किया करो, वो मत किया करो, रात में ऐसे मत घूमा करो। तो ऐसे उनको बातें सुनाकर छोड़ देंगे। बी ऑप्शन क्या कह रहा है? उस महिला को बचाएंगे और उनके साथ मारपीट करने लग जाएंगे। क्या दोस्तों उस महिला को बचाएंगे और उनके साथ मारपीट करने लग जाएंगे? तो क्या आप ऐसे करेंगे कि उस महिला को पहले उनसे बचा लेंगे, फिर उनमें मारपीट करेंगे, उनके डंडा मारेंगे, लपड़ थप्पड़ मारेंगे उनमें? ठीक है, तो क्या सी ऑप्शन क्या कह रहा है? पूछताछ के लिए उनको पकड़कर थाने ले जाएंगे। दोस्तों पूछताछ के लिए उनको पकड़ कर खा ले जाएंगे दोस्तों।
थाने ले जाएंगे। और डी ऑप्शन क्या कह रहा है, महिला को बचाकर उनको जेल में डाल देंगे। ठीक है, तो सबसे अच्छा आंसर कौन सा लगा आपको? उस महिला को बचाएंगे और उनसे के साथ मारपीट करने लग जाएंगे। दोस्तों मारपीट हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? सबसे पहले हमको मामला जानने का हक है कि मामला है क्या है। ठीक है, तो उनको पूछताछ के लिए थाने में ले जाएंगे। क्या करेंगे? थाने ले जाएंगे। तो हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर है। क्यों दोस्तों? उस महिला को बचाकर उनको जेल में भी नहीं डाल सकते। क्यों नहीं डाल डाल सकते हम लोग? क्योंकि उस महिला के कोई मतलब रिश्तेदार हो सकते हैं, उसके घर वाले हो सकते हैं, हो सकता है महिला थोड़ी दिमाग से भी पागल हो। ठीक है, कि इतनी रात को महिला वहां पर क्या करेगी? तो दोस्तों कुछ भी हो सकता है। हम मामले की जांच किए बिना उनको ना तो मारपीट कर सकते हैं और ना उनको जेल में डाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उसको सबसे पहले उनको पूछताछ के लिए थाने लेकर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलते दोस्तों अगले सवाल पर। हमारा 11वां सवाल, आप एक पुलिसकर्मी के रूप में तैनात है। ठीक है, और आप देखते हैं कि किसी वृद्ध आदमी के पैसों को लेकर कुछ लोग भाग रहे हैं। मतलब एक दोस्तों बूढ़ा आदमी है, उसके पैसों को लेकर कुछ लोग भाग रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे? तो दोस्तों आप एक पुलिसकर्मी के रूप में वहां पर तैनात है। ठीक है, अब कुछ लोग आते हैं और एक वृद्ध आदमी के पैसों को लेकर मतलब लूट कर भाग जाते हैं। तो आपके सामने हो रहा है सब कुछ, तो आप ऐसा जब क्या करोगे? उस पहला क्या बोल रहा है, उस वृद्ध आदमी को समझाएंगे कि पैसे अब नहीं मिल पाएंगे, अगली बार पैसों को सही लेकर निकले। क्या बोल रहा है दोस्तों? उस वृद्ध आदमी को समझाएंगे कि पैसे अब नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, अगर अगली बार आप आओ तो पैसों को थोड़ा ढंग से रखे लेके आओ। क्या दोस्तों ऐसा करेंगे आप लोग? नहीं दोस्तों, उसको समझाएंगे नहीं दोस्तों, उसकी मदद करना है हमें। ठीक है, उनको पकड़वाना है, उनसे पैसे लेने हैं और उस वृद्ध आदमी को पैसे वापिस करने हैं। ठीक है, ऐसे सवालों में हमें ना तो कोई लालच करना है, सिर्फ ईमानदारी का वो रखना है। उनको पकड़ेंगे और उनसे पैसे छीन कर रख लेंगे। दोस्तों उनको पकड़ेंगे और उनसे पैसे छीन कर रख लेंगे। दोस्तों उन लुटेरों को आप पकड़ेंगे। ठीक है, और उनसे पैसे छीन कर रख लेंगे। क्या आप उन ऐसा करेंगे कि उनसे पैसे को छीन कर और आप खुद रख लेंगे? तो दोस्तों ये तो बेईमानी हुई ना, आप खुद भी नहीं रख सकते। ये राइट आंसर नहीं है। ठीक है, ये गलत है। तो सी ऑप्शन है हमारा, उनको पकड़कर थाने ले जाएंगे और पैसों को उस व्यक्ति को लौटा देंगे। दोस्तों उन लुटेरों को पकड़कर खा ले जाएंगे थाने और उस वृद्ध व्यक्ति को उसके पैसे को वापस लौटा देंगे। और चौथा क्या कह रहा है, उनसे पैसों को छीन कर उस व्यक्ति को वापस कर देंगे और लुटेरों को समझाकर छोड़ देंगे। ना दोस्तों, ये गलत है, उनको हम छोड़ नहीं सकते। अब वो थाने ले जाकर कुछ भी किया जाएगा, लेकिन फिलहाल में उस जगह हम मौजूद है, जिस जगह हम ड्यूटी कर रहे हैं उस जगह उसको नहीं छोड़ सकते। अगर आपके सामने ये वारदात होती है ना, तो उनको नहीं छोड़ सकते। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर कौन सा है? सी ऑप्शन। उनको पकड़ेंगे, उनको पकड़कर थाने ले जाएंगे और पैसों को उस व्यक्ति को लौटा देंगे। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर है, सी ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो चलते नेक्स्ट सवाल पर। तो दोस्तों ये सवाल है हमारा कथन एवं तर्क का। ठीक है, दिए गए कथन को ध्यान पूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए तर्क में कौन सा तर्क अनुसरण करता है? तो दोस्तों हमें एक कथन दिया हुआ है और हमें 4 तर्क दिए हुए हैं। अब उस कथन को पढ़कर, ये क्या दिया हुआ है कथन, इसे पढ़कर नीचे दिए तर्क में के हमें ये बताना है कि कौन सा तर्क इससे मिलता जुलता है। ठीक है, कौन सा तर्क इससे मिलता जुलता है, मतलब कौन सा अनुसरण करता है। ठीक है, तो दोस्तों कथन में क्या दिया गया हमें, कॉलेज एक्स अच्छी कॉलेज है, इस वर्ष
सभी बच्चे पास हुए थे। क्या बोल रहा है कथन में कि कॉलेज एक्स अच्छी कॉलेज है। क्या बोल रहा है? कॉलेज एक्स अच्छी कॉलेज है। तो इस वर्ष सभी बच्चे पास हुए थे। मतलब एक कॉलेज है, कॉलेज का नाम है एक्स, वो बहुत अच्छी कॉलेज है, ठीक है, अच्छी कॉलेज है। इस वर्ष उसमें सभी बच्चे पास हुए थे। मतलब दोस्तों उस कॉलेज में सारे बच्चे अब किस वर्ष पास हुए हैं, मतलब फेल एक भी नहीं हुआ है, ठीक है। तो तर्क में क्या बोला है? केवल एक्स कॉलेज सबसे अच्छे कॉलेज है। केवल एक्स कॉलेज सबसे अच्छी कॉलेज है, पहला बोल रहा है, ठीक है। और दूसरा क्या बोल रहा है? कॉलेज बाई अच्छी कॉलेज नहीं है, ठीक है दोस्तों। कॉलेज बाई अच्छी कॉलेज नहीं है। एक कॉलेज बाई है और एक कॉलेज एक्स है। तो तर्क में ये बोला गया है कि कॉलेज बाई अच्छी कॉलेज नहीं है। लेकिन दोस्तों हमें सिर्फ किसके अनुसार चलना है? कथन के अनुसार। कथन में अगर ये बोला है वो खराब है तो खराब है, और कथन में ये बोला है सही है तो वो सही मानना पड़ेगा, खराब भी सही मानना पड़ेगा कथन के अनुसार, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है? केवल कॉलेज, केवल एक्स कॉलेज सबसे अच्छी कॉलेज है। क्या केवल एक्स कॉलेज ही सबसे अच्छी कॉलेज है दोस्तों? क्या बोला है? केवल एक्स कॉलेज ही सबसे अच्छी कॉलेज है। दोस्तों ऊपर कथन में क्या बोला गया है? कॉलेज एक्स अच्छी कॉलेज है, इस वर्ष सभी बच्चे पास हुए थे। तो दोस्तों क्या कथन में ये बोला गया है हमसे कि एक्स कॉलेज सबसे अच्छी कॉलेज है, ठीक है। एक्स कॉलेज सबसे अच्छी कॉलेज है, इससे अच्छी कोई भी कॉलेज नहीं है। क्या कथन में ये बोला गया है? नहीं दोस्तों, कथन में सिर्फ ये बोला गया है कि कॉलेज एक्स अच्छी कॉलेज है और इस वर्ष सभी बच्चे पास हुए थे। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है? अगर ये होता एक्स कॉलेज सबसे अच्छी कॉलेज है, जब तो हम इसको राइट कर देते। लेकिन इसने क्या बोला है? केवल। यहाँ पर क्या आया? केवल शब्द। तो केवल शब्द से ये पूरा तर्क खराब हो गया। अब इसने क्या बोला? केवल एक्स कॉलेज सबसे अच्छी कॉलेज है, तो इसका मतलब और सारी कॉलेज बेकार हो गई। लेकिन कथन में हमको ऐसा नहीं बोला गया है, कथन में सिर्फ ये बोला गया है कि कॉलेज एक्स अच्छी कॉलेज है और इस वर्ष सभी बच्चे पास हुए थे, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि केवल शब्द ने पूरा तर्क बिगाड़ दिया। अब दूसरा तर्क क्या कह रहा है? कॉलेज भाई अच्छी कॉलेज नहीं है। अब दोस्तों इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते कि कॉलेज बाई अच्छी कॉलेज है या नहीं है। अगर हमें कथन में बोला गया होता कि कॉलेज एक्स अच्छी कॉलेज है और कॉलेज बाई खराब कॉलेज है, मतलब अच्छी कॉलेज नहीं है, खराब है, तो फिर हम इनको सही कर देते। लेकिन हमें कथन में कुछ नहीं दिया गया है, केवल एक्स कॉलेज को बताया गया है। तो हम इसको कैसे मान ले कि कॉलेज बाई अच्छी कॉलेज नहीं है? तो दोस्तों ये भी गलत है, हम इसको नहीं कह सकते। विवेक एक्स कॉलेज का छात्र नहीं है। दोस्तों विवेक एक्स कॉलेज का छात्र नहीं है। और चौथे में क्या बोल रहा है? विवेक इस वर्ष पास नहीं हुआ। दोस्तों विवेक इस वर्ष पास नहीं हुआ और विवेक एक्स कॉलेज का छात्र नहीं है। तो दोस्तों ये तीसरा राइट है, विवेक एक्स कॉलेज का छात्र नहीं है। और चौथा में क्या है? विवेक इस वर्ष पास नहीं हुआ। तो दोस्तों ये भी हमारा राइट है, ठीक है। अब ये राइट क्यों है दोस्तों? क्योंकि कथन में क्या बोला गया है? कॉलेज एक्स अच्छी कॉलेज है और इस वर्ष सभी बच्चे पास हुए थे। और तीसरे तर्क में क्या है? विवेक एक्स कॉलेज का छात्र नहीं है। दोस्तों विवेक एक्स कॉलेज का छात्र नहीं है, तो लेकिन कथन में ऊपर बताया गया है कि इस वर्ष सभी बच्चे पास हुए थे, ठीक है। तो विवेक इस वर्ष पास नहीं हो पाया। तो दोस्तों अगर एक्स कॉलेज में इस वर्ष सभी बच्चे पास हुए हैं, ऊपर कथन में बोला गया है कि इस वर्ष सभी बच्चे पास हुए हैं, किस कॉलेज से? एक्स कॉलेज से। तो विवेक इस वर्ष पास नहीं हुआ, तो इसका मतलब विवेक इस कॉलेज का नहीं है। समझ रहे हो दोस्तों? मतलब विवेक एक्स कॉलेज का छात्र नहीं है, इसका मतलब क्योंकि विवेक पास नहीं हो पाया। और कथन में क्या बोला गया है कि इस वर्ष सभी बच्चे पास हुए थे, ठीक है।
तो ये दोनों हमारे अनुसरण करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो तीसरा और चौथा अनुसरण करता है, बी ऑप्शन राइट आंसर। बी ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, क्योंकि विवेक एक्स कॉलेज का छात्र नहीं है और विवेक इस वर्ष पास नहीं हुआ। ठीक है, तो विवेक इस वर्ष पास नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एक्स कॉलेज में तो सारे बच्चे पास हुए हैं। ठीक है, तो विवेक इस कॉलेज का तो छात्र हो नहीं सकता, तो वो एक्स कॉलेज का छात्र नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो चलते नेक्स्ट सवाल पर। दिए गए कथन को ध्यान पूर्वक पढ़कर नीचे दी गई अवधारणा में से कौन सा विकल्प सत्य है? ठीक है दोस्तों, एक कथन दिया गया है हमें और एक क्या दी गई है, पूर्व धारणा। इसमें से कौन सा विकल्प सत्य है ये बोल रहा है। अब कथन क्या दिया गया हमें, गांव डी से शहर ई जल्दी पहुंचने के लिए जहाज से जाइए। दोस्तों कथन में क्या बोल रहा है, गांव डी से शहर ई जल्दी पहुंचने के लिए जहाज से जाइए। तो दोस्तों एक गांव है डी और शहर का क्या नाम है, ई। तो ये बोल रहा है जल्दी पहुंचने के लिए किससे जाइए, जहाज से। पूर्ण धारणा में क्या दे रहा है, गांव डी से शहर ई जाने के लिए जहाज के अलावा और कोई अन्य साधन नहीं है। गांव डी से शहर ई जाने के लिए जहाज के अलावा और कोई अन्य साधन नहीं है। तो क्या दोस्तों नहीं है और कोई अन्य साधन? हम इस बात को नहीं कह सकते दोस्तों। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि ऊपर कथन में क्या बोला गया है, गांव डी से शहर ई जल्दी जाने के लिए, मतलब जल्दी जाने के लिए। दोस्तों अगर किसी व्यक्ति को जल्दी नहीं है तो वो और किसी साधन से भी तो जा सकता है, लेकिन इसमें कथन में सिर्फ ये बोला गया है कि जल्दी जाने के लिए। ठीक है, जल्दी जाने के लिए जहाज से जाइए। लेकिन पूर्व धारणा में, पहली पूर्व धारणा में क्या बोला गया है, गांव डी से शहर ई जाने के लिए जहाज के अलावा और कोई अन्य साधन नहीं है। तो दोस्तों हो सकता है, हो भी सकता है, क्योंकि उसने तो बोला है कि गांव डी से शहर ई जल्दी पहुंचने के लिए, सिर्फ जल्दी पहुंचने के लिए जहाज के बारे में बताया है। तो दोस्तों इसको हम राइट नहीं कर सकते, ये क्या है, गलत। इसको क्या मानेंगे हम, गलत। और दूसरी अब पूर्व धारणा में क्या दिया गया है, गांव डी में जहाज की व्यवस्था है। ये पूछ रहा है दूसरा कि गांव डी में जहाज की व्यवस्था है। तो दोस्तों गांव डी में अगर जहाज की व्यवस्था नहीं होती तो कथन में ये नहीं बोला गया होता कि गांव डी से शहर ई जल्दी पहुंचने के लिए जहाज से जाइए, क्योंकि कथन खुद कह रहा है कि जल्दी जाने के लिए जहाज से जाइए। तो इसका मतलब गांव डी में जहाज की व्यवस्था है, तो ये हमारा राइट है। ठीक है, और तीसरा क्या बोला है, गांव डी से शहर ई तक अन्य साधनों से भी जल्दी जाया जा सकता है। तीसरे में क्या बोला गया है दोस्तों, गांव डी से शहर ई तक, गांव शहर, गांव डी से शहर ई तक अन्य साधनों से भी जल्दी जाया जा सकता है। तो दोस्तों ये तो गलत है। अब गलत क्यों किया है ये, क्योंकि इसने बोला है गांव डी से शहर ई तक अन्य साधनों से भी जल्दी जाया जा सकता है। तो दोस्तों जल्दी कैसे जाया जा सकता है जब खुद कथन में ये बोला गया है कि गांव डी से शहर ई जल्दी पहुंचने के लिए जहाज से जाइए। तो दोस्तों जल्दी तो हम सिर्फ जहाज से जा सकते हैं, क्योंकि कथन में बोला गया है जल्दी पहुंचने के लिए जहाज से जाइए। तो अन्य साधनों से हम जल्दी नहीं जा सकते। बोल रहा है गांव डी से शहर ई तक अन्य साधनों से भी जल्दी जाया जा सकता है, नहीं जाया जा सकता, क्योंकि जल्दी सिर्फ जहाज से जाया जाएगा, क्योंकि ऊपर बोला गया है कथन के अंदर। ठीक है, कथन में बोला गया है, तो हमारा सिर्फ दूसरा अनुसरण करता है, सी ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, सिर्फ दूसरा अनुसरण करता है, गांव डी में जहाज की व्यवस्था है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। दी गई श्रृंखला में अगली संख्या क्या आएगी दोस्तों? दोस्तों दी गई श्रृंखला में अगली संख्या क्या आएगी, 9, 4, 8 या फिर 5? तो दोस्तों हमें ये 3 दिया है, 15 दिया है और 6 दिया हुआ है। दूसरे में 5 दिया है, 25 दिया है, 7 दिया है।
तो तीसरे में 8, 40 और एक प्रश्नवाचक चिन्ह। तो यहाँ पर पूछा है कि अगली संख्या क्या आएगी, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी इन चार ऑप्शनों में के। तो दोस्तों 3, 15, 6 या फिर 6, 3, 15 या फिर 15, 6, 3, ये कैसे बनाया गया है। तो दोस्तों कैसे चल रही है सीरीज, यहाँ से क्यों चल रही है, क्योंकि यहाँ पर एक संख्या आ गई, यहाँ पर संख्या आ गई, तो यहाँ पर पूछ रहा है हमसे। ठीक है, तो 3 से 15 कैसे हुआ, 3 से 15 कैसे हुआ है। तो 3 में अगर हम 5 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 15। अब ये 6 कैसे हुआ, 15 से, 15 से 6 कैसे हुआ। तो दोस्तों अगर हम +1 कर देंगे, +1 + 5, अगर 15 का 1 + 5 करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, 15 का 1 ले लिया और 5 ले लिया, तो दोनों को जोड़ दिया इसने, 15 को, 1 को और 5 को आपस में जोड़ दिया, तो कितना आया, 6। तो ऐसे ही 5 की गुणा 5 से करनी है अब हमें, तो 5 की गुणा 5 से करेंगे तो कितना आएगा, 25। ठीक है, अब आपस में दोनों को जोड़ देंगे, तो 2 और 5 को जोड़ेंगे तो 7 आएगा। समझ आ रहा है दोस्तों। तो 5 की गुणा कर रहा है और जो हमारा वो आ रहा है, संख्या आ रही है, उसको आपस में दोनों को जोड़ रहा है, तो कितना आया, 7। अब ऐसे ही 8 की गुणा करनी है हमें, 8 की गुणा किससे करनी है, 5 से, तो 8 गुणा 5, 8 गुणा 5 करेंगे जब 40। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास 40 में सिर्फ एक संख्या है, 4, और क्या है, 0। ठीक है, तो सिर्फ 4 जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा, 4। ठीक है, 4, सिर्फ 4 आएगा, और कोई संख्या नहीं है जोड़ने के लिए। तो हमारा राइट आंसर बी ऑप्शन, केवल 4। ठीक है दोस्तों, तो चलते नेक्स्ट सवाल पर। एक शब्द दिया गया है, डॉक्टर। दोस्तों एक शब्द दिया गया है, डॉक्टर। क्या दिया गया है, डॉक्टर। इस शब्द से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। दोस्तों इस एक शब्द दिया है, डॉक्टर, तो बोल रहा है इस शब्द से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। तो दोस्तों चारों ऑप्शन में कि कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। तो OTRPDC बनाया जा सकता है दोस्तों। तो ऊपर O है, T है और C है, D है, लेकिन P, दोस्तों P नहीं है ऊपर, यहाँ पर कहीं पर भी P नहीं है, और A ऑप्शन में P दिया हुआ है, कहाँ पर है, ये रहा। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, अब बी ऑप्शन देख लेते हैं, RDOTAC, RDOTAC। तो दोस्तों ऊपर ए भी नहीं है, क्या नहीं है, ए, और बी ऑप्शन में ए दे रखा है हमें, कहाँ दे रखा है, ये रहा। ठीक है, ए दे रखा है, तो दोस्तों ये भी गलत हो गया। हमसे बोला है कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। ठीक है, तो दोस्तों ये भी दे सकता है कि कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, तो 3 को सही कर देगा और 1 को गलत कर देगा। लेकिन अब क्या किया है कि कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, तो 3 गलत कर रखे और 1 कोई सा सही है इसके अंदर। तो दोस्तों सही कौन सा वाला है, सी ऑप्शन को देख लेते हैं, CROTDC, CROTDC, तो सी दे रखा है और ROTDC। तो दोस्तों इसने सी 2 बार दिया हुआ है, यहाँ पर एक सी ये रहा और एक सी ये रहा। ठीक है दोस्तों, तो सिर्फ ऊपर कितने सी है, एक, ऊपर कितना सी है, एक, और इसमें कितने दे रखे हैं, 2, तो ये भी गलत हो गया। तो बचा क्या हमारे पास, डी ऑप्शन, तो डी ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ओ भी है, आर भी है, टी भी है, ओ भी है, और डी भी और सी भी है। ठीक है दोस्तों, नीचे 2 ओ है और ऊपर भी 2 ओ है, तो हमारा यही शब्द बनाया जा सकता है, डी ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है दोस्तों,
तो दोस्तों क्लास कैसी लगी आपको? और दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों एक लाइक जरूर करना, और दोस्तों एक छोटा सा कमेंट जरूर करना। और क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों तो दोस्तों बताना क्लास के बारे में कमेंट में। और जैसा आपको टॉपिक चाहिए वैसा टॉपिक हम लेकर आएंगे, आप कमेंट में जरूर बता देना। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।